आज हम लोग को स्टार्ट करना है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। हम लोग इसमें लाइफ साइंस में पढ़ लिए थे टोटली कैसे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, बता दिए थे पिछले क्लास में। हम लोग बता दिए थे कि सेल डिवीजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। और सेल डिवीजन जो होता है वो 3 चरणों में होता है। एक एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस होता है ना। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इस विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को देखना है आगे, हम लोग क्रोमोजोम्स के बारे में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोजोम। इसमें हम लोग को पढ़ना है टेलोमियर, ठीक है, सेंट्रोमाइड, ऐसे करके बहुत सारे इसमें अंग आते हैं। उन अंगों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। और इसमें जीवन कैसे आगे बढ़ते रहता है उसके बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन के हम लोग बता दिए थे कि एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बदल जाती है, फिर मेच्योर होकर फिर 2 डॉटर सेल में बदल जाती है, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स की संख्या मानव में कितनी होती है? 46। जोड़े में कितना होता है? 23। अगर कुछ पूछेगा जोड़े में कितना होता है तो 23, और अगर संख्या में पूछेगा तो 46, 46 को होते हैं, ठीक है। आगे बता दिए थे। 44 को क्या होता है? ऑटोसोम की ऑलोसोम, ऑटोसोम। और ऑलोसोम जो होते हैं ये 2 ठो, ठीक है, ऑलोसोम और ऑटोसोम। तो जो 2 ठो है उसमें से मेल और फीमेल में से 2 ठो रहेंगे। एगो एक्स एक्स रहेगा, अगर क्या रहेगा वो लड़की बनेगी, और एक्स और वाई रहेगा तो लड़का रहेगा। तो लाइफ इसी तरीके से क्या होता है, चेंज होते रहता है। एक देखिए ये मदर सेल है, ये 2 डॉटर सेल में बदलेगी, फिर ये 2 डॉटर सेल 4 में बदल जाएगा। ऐसे क्या होता है, मतलब सेल के सेल जनरेट ऐसे होते रहते हैं। वो सेल जनरेशन होने का काम किसका होता है? क्रोमोजोम्स का होता है। क्रोमोजोम्स किस में पाया जाता है? इसमें न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा? कोशिका में। कोशिका में एक केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है उसी के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। उसको अगर क्रोमोजोम्स को तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? डीएनए बनता है। और डीएनए में क्या होता है? एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। नहीं पढ़ाया गया था? एटीजीसी होता है एडनिन से, थाइमिन से, ग्वानिन से, साइटोसिन से। हम लोग डीएनए को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? शुगर सीधे चला गया। एगो न्यूक्लियोसाइड और एक तो फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड कितने हिस्सों में? 2। शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर भी कितने हिस्सों में? 2। आरएनए और डीएनए। और नाइट्रोजन बेस कितने हिस्सों में? 2। प्यूरिन एंड पाइरेडमिन, प्यूरिन एंड पाइरेडमिन। प्यूरिन कितने हिस्सों में? 2। एजी। और पाइरेडमिन कितना हिस्सों में? टीसी, ठीक है। एटीजीसी, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। चलिए देखा जाए। देखिए गुणसूत्र के बारे में देखना है, क्रोमोजोम्स के बारे में देखना है। क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। क्या होती है? क्रोमोजोम्स की संख्या 46। यही होता है क्या चीज? क्रोमोजोम्स। देखिए इसको तोड़ ताड़ के पूरा बढ़िया तरीके से अगर निकाला जाएगा तो क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। यही ना बनता है डीएनए। देखिए ये क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स को अगर तोड़ ताड़ के निकालेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए के अंदर ये जो लाइन लाइन किया गया है ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में ही पूरा पता रहता है जीन के बारे में, और जीन को ही पता रहता है कि किसको क्या बनाना है। बताए थे? आंख कहाँ लगाना है, हाथ कहाँ लगाना है, ये सब किसको पता है? जीन को पता है। जीन को पता है। किसको? जीन। जीन का खोज जोहानसन, जीन का खोज। और डीएनए का खोज कार्लसबर्ग। उसका तैयार किया था वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। गुणसूत्रों की संख्या 46, पेयर्स में 23, पेयर्स में। और संख्या कितनी? यहां पर जब आए हो ना तो पूरा समर्पण कर दो आप मेरे को 1 घंटा के लिए। बस 1 घंटा ही तो समर्पित करना है अपने आप को। यहाँ पर ध्यान से मन लगा के पढ़ो। फोटोज के साथ, इतना बेहतरीन बेहतरीन फोटो के साथ लगा के बनाए ये नोट्स ना। तुम कहीं पे भी देख लो किताब उताब में नहीं मिलेगा ऐसा नोट्स, ठीक है। यूट्यूब पे छान मार लेना, क्रोमोजोम्स के बारे में ऐसे नहीं पढ़ाएगा कोई, देख लेना। इसमें सारा हम चीज बताने वाले हैं, तीनों का तीनों, जो जो भी इसमें क्रोमोजोम्स के बारे में आएंगे ना सारा चीज बताने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो इसमें। देखो इसको हम लोग द्वितीयक यानी कि डिप्लॉइड नंबर कहते हैं। डिप्लॉइड नंबर 2n होते हैं, 2n। n का मतलब क्या होता है? नंबर। और 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक मनुष्य के शारीरिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इसमें 22 जोड़े प्लस एक्स वाई, तो क्या है? महिला। एक्स एक्स रहेगा तो महिला। अगर यह 22 जोड़े, ये 22 जोड़े क्या बनाते हैं? शरीर बनाती है। इसको कायिक कोशिका कहते हैं।
कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका, जिससे हमारी काया बनी है। जैसे महिलाओं में भी 206 हड्डियां, तो पुरुष में भी 206 हड्डियां। ठीक है, जैसा आंख वैसा पुरुष और महिला दोनों का। जितना आंख के कैपेसिटी है जितना दूर तक देखने का, उतना पुरुष और महिला दोनों में है। लेकिन क्या है, एक्स और एक्स मिलने से क्या हो जाता है? महिला। और एक्स और वाई मिलने से पुरुष हो जाता है। तो इसके रूप में दर्शाया जाता है। इसको 46 गुणसूत्र वाली अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणित संख्या कहते हैं। इसीलिए 23 में 2 से, देखो कितने हैं संख्या में? 23। 23 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 46। इसीलिए द्विगुणित कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? द्विगुणित। द्विगुणित, तो द्विगुणित मतलब 2, और n का मतलब क्या? कितना संख्या में है। तो पेयर्स में कितने हैं? 23। तो 23 दूना कितना हो गया? 46। अब इसमें कितने हेलिक्स है? देखिए तो डीएनए में कितने हेलिक्स? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कहने का मतलब ऐसे फेरा लगा हुआ है। और एक फेरे से दूसरे फेरे तक की दूरी कितनी होती है? 3.4 लिखा था किताब में। 3.5 या 3.2 कहीं कहीं लिखा रहता है। कितना मार्क आएंगे? 3.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है छोटे से छोटे चीजों को। ठीक है, आगे बढ़े। तो डीएनए कितना हेलिक्स होता है? डबल हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब फेरा। फेरा बनाओ सभी कोई। हेलिक्स का मतलब फेरा। ठीक है, क्या ऐसे बनाओ ना, ऐसे बनाओ ना। ऐसे नहीं बना पा रहे हो? लास्ट में देखो ये वाला छूट जाएगा। देखो यहाँ लास्ट में छूटा है कि नहीं? यही वाला फिर से क्या बनेगा? इसी तरह से फिर से बन जाएगा एक और। तो इसको क्या कहेंगे? डबल हेलिक्स। और इसी के बीच बीच में लाइन लाइन टना गया तो ATGC। क्या है? ATGC, जिसका नाम है एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो बताइए डीएनए जो हम लोग का होता है या क्रोमोजोम्स जो होते हैं, ये कितने मतलब कितने जोड़े में होते हैं? जोड़े में अगर पूछे तो 23। और अगर संख्या में पूछे तो 2 से गुणा कर देना है। तो कितना गुणित होगा? द्विगुणित होगा। कितना गुणित? द्विगुणित। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। गुणसूत्रों के प्रकार और सेंट्रोमियर की स्थिति। गुणसूत्रों के प्रकार देखते हैं और सेंट्रोमियर की स्थिति। गुणसूत्रों के प्रकार और सेंट्रोमियर की स्थिति। सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? इस आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार के हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया बाबू? 4 प्रकार के। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेंट्रोमियर जो है बाबू, ध्यान से देखिए, सेंट्रोमियर कहाँ स्थित है? इस आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। 4 प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से? 4। एक वो है टेलोसेंट्रिक, एक वो है एक्रोसेंट्रिक, एक तो है सब सब मेटासेंट्रिक, और एक तो है मेटासेंट्रिक। ठीक है, सेंट्रिक का मतलब होता है उसको स्थापित करना। कितने जगह पर? सेंट्रोमियर को स्थापित करना। तो सेंट्रोमियर से कितना याद रखना है? सेंट्रिक, 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 सब में सेंट्रिक है बशर्ते सामने का। टेलोसेंट्रिक, दूसरा एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और एक तो मेटासेंट्रिक। सब मेटा मेटासेंट्रिक, सब मेटा मेटासेंट्रिक हो गया। दो कौन सा? टेलो और एक्रो, टेलो और एक्रो। ठीक है, तो ABCD में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं, एक्रोसेंट्रिक, फिर टेलोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, और एक तो मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सेंट्रोमियर जो है ना, उसके अंदर देखो गुणसूत्र जहां पे होगा उसमें देखो लिखा होगा सेंट्रोमियर एक जगह पर। सेंट्रोमियर नहीं दिक्कत है तो कोई कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं। देखो टेलोसेंट्रिक से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सेंट्रोमियर कहां पर होगा। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या बिल्कुल एकदम सिरे एंड पर होता है, सिरा पे एकदम। गुणसूत्र जो होगा ना वो सिरे के एकदम एंड पे होगा, सबसे ऊपर में। कहाँ निकाल के बैठा है तुम? पता कहीं का। देखो ये देखो यहाँ पर एकदम ऊपर में टेलोसेंट्रिक, यहाँ पर होता है एकदम टेलोमियर। देखो यहाँ पे है टेलोमियर बीच में, यहाँ जहां से ऐसे फेरा कटा है ना, ऐसे फेरा, इस कटे हुए फेरे के पास ये कटा हुआ जो फेरा है उसी को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, टेलोमियर नहीं, सेंट्रोमियर। और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा गुणसूत्र के बिल्कुल एक सिरे पर, एंड पर कौन सा होगा? टेलोसेंट्रिक होगा। और ये कहां पर होता है? एक छड़ के तरह दिखाई देता है, रॉड के तरह दिखाई देता है। इसको आगे बताएंगे। रॉड जैसा दिखाई देता है। किसके तरह दिखाई देता है? रॉड की तरह दिखाई देता है। एक मिनट। तो कहां पे होता है बाबू? एकदम एंड पर होता है। कौन सा? टेलोसेंट्रिक। यहाँ पे नहीं दिया है, ये देखो देखो इस जगह पे।
टेलोसेंट्रिक इस जगह पर नहीं है, टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक के बाद कौन सा आता है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक भी दिया होगा। एक्रोसेंट्रिक जो है वो सिर के थोड़े नीचे होता है, एक भुजा पर बहुत छोटी होती है, ये छड़ की तरह दिखाई देता है, रॉड की तरह। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है, मध्य भाग के दो थोड़ा दूर होता है, एक भुजा छोटी और एक भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है। अंग्रेजी के एल अक्षर और जे अक्षर की तरह दिखाई देता है, एल अक्षर और जे अक्षर की तरह दिखाई देगा। अच्छा, मेटासेंट्रिक कैसे होता है, बिल्कुल मध्य में होता है, दोनों भुजाएं समान होती हैं, जहां पे भुजा होता है ऐसे दोनों भुजा मुड़ी हुई है, वहीं पर अंग्रेजी अक्षर के भी के तरह दिखाई देती है, ऐसे भी के तरह, ये एक भुजा ये एक भुजा, ठीक है, भी के तरह। तो क्वेश्चन ये वाला पूछा था बहुत ज्यादा, अंग्रेजी के एल और जे के अक्षर के तरह इनमें से कौन सा, ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा मियर, सेंट्रोमियर दिखाई देता है। तो देखो सेंट्रोमियर का ही कौन सा हिस्सा, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो बताइए सेंट्रोमियर को कितने हिस्सों में पढ़ सकते हैं, 4 हिस्सों में। एक है टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक मेटासेंट्रिक। समझ में आ गया हीरो, सवाल लेना बाद में। टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को। तो सेंट्रोमियर को हम लोग कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। एल और जे की तरह कौन दिखाई देता है, सब मेटासेंट्रिक, और केवल भी की तरह दिखाई देता है मेटासेंट्रिक। इसी दोनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए गुणसूत्र की संरचना देखते हैं, गुणसूत्र कैसे बना है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से निम्नलिखित भाग है, सबसे पहले आपको याद रखना है पेलिकिल। कौन सा, पेलिकिल। यह गुणसूत्रों के चारों ओर स्थित एक बाहरी झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। झिल्ली को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में झिल्ली को क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन कहेंगे। झिल्ली रहता है, जैसे हम लोग के सभी जो अंग है ना, वो सब के सब अंग किसी ना किसी झिल्ली में बंद है। जैसे ब्रेन बंद है मेनिंजाइट नामक झिल्ली में, कार्डियक नामक झिल्ली में हम लोग का हृदय बंद है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ झिल्ली में हम लोग के कुछ ना कुछ हिस्से बंद है, उसी तरह ये झिल्ली है जिसका नाम क्या है, पेलिकिल, ठीक है। आगे का ये देखो, ये होता है अपना पेलिकिल, इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो ये वाला, ये झिल्ली है, इसके बाहर की क्या है, झिल्ली, अंदर में डीएनए दिखाई देता है, देखो डीएनए टाइप का है ना कि नहीं। और ऊपर वाले हिस्से को मैट्रिक्स कहते हैं, देखो यहाँ से, ये है हमारा, आगे मिलेगा आपको, ठीक। आगे देखिए दूसरा कौन सा है, मैट्रिक्स, अभी दिखाए मैट्रिक्स आपको, यह देखो, इसी में जो अंदर की तरफ चला जाएगा ना, एक लेयर पाया जाएगा, जैसे बाबू ये चमड़ा, इपिडर्मिस, उसके नीचे फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है, ये स्किन के बारे में है। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा क्या कहलाता है, वो है हम लोग का, अगर क्रोमोसोम्स में देखा जाए तो सबसे बाहरी वाला हिस्सा कौन कहलाएगा, पेलिकिल, ठीक है। और उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा डीएनए, मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा डीएनए का पार्ट, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, मैट्रिक्स। पेलिकल के अंदर वाला भरा हुआ आधार द्रव्य जो है, पेलिकल के अंदर भरा हुआ आधार द्रव्य, जो आधार द्रव्य है वो क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है बाबू, मैट्रिक्स है, ये आधार द्रव्य है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर द्रव्य पाया जाता है, आधार द्रव्य। आगे देखो, एक है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड जो होता है, माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन, माइटोसिस की क्रिया हो रही थी, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस नहीं हो रहा था। माइटोसिस की क्रिया के समय गुणसूत्र को 2 लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल भागों में बढ़ जाता है, जिसे क्रोमेटिड कहा जाता है। 2 लंबवत भागों में ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहा जाता है। ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमेटिड, 2, ठीक है। एक जोड़ा में कितने क्रोमेटिड, 2। और ये किसके तरह दिखाई दे रहा है, देखो तो ऊपर से, अरे बाबू नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे कटा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी ये दोनों आपस में ऐसे अलग हो जाएंगे। फिर किस हिस्से में, माइटोसिस के सेल डिवीजन में। याद करिए माइटोसिस का जो सेल डिवीजन था वो 5 फेजेस में हो रहा था। कितने फेजेस में, 5, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एगो कौन सा था, हाँ, इंटरफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सब था ना, एनाफेज और टीलोफेज। तो उसमें से ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे,
तो क्या कहेंगे? क्रोमेटिड कहेंगे। अगर दोनों अलग हो गया तो क्रोमेटिड, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। आगे बढ़े। और वो क्या होता है बाबू? सेंट्रोमियर। अभी आपको दिखा है सेंट्रोमियर, जो बीच वाला स्थान में रहता है, या बिंदु जैसा दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। देखो, अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे, तो बीच में जो बिंदु इसको जोड़ के रखा है उसको क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे बाबू? सेंट्रोमियर। एक मिनट, देख बाबू, पेलिकल क्या होगा? इसके बाहरी हिस्सा होगा, झिल्ली की तरह दिखाई देता है, मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाएगा, नाम क्या होगा? मैट्रिक्स। एक प्रकार का क्या है? क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स है, डबल हेलिक्स का, ठीक है, डबल है इसमें। उसके बाद क्रोमेटिड क्या होता है? जब ये अलग से निकल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। ये भी क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड के बीच में जो इसको जोड़ के रखता है वो क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। समझ में आ गया? तो चार हिस्सा समझ में आया पहले। एक हिस्सा पेलिकली, और एक तो मैट्रिक्स, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर। ठीक है। पेलिकल क्या है? बाहर का झिल्ली है, मेम्ब्रेन। क्रोमोजोम्स के बाहरी झिल्ली को पेलिकल कहा जाता है। समझ में आ गया? उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है। अगर ये दोनों झिल्ली सेल डिवीजन के समय, मतलब ये दोनों क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स के दो हिस्से हैं ऐसे, इसके दोनों क्रोमोजोम से अगर एक हो गया ये क्रोमोजोम्स, आप जानते हो कि सेंट्रोसोम के, मतलब सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है यानी कि टेलोफेज के समय दोनों क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो उस समय जब ये अलग होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। हो गया। अब एक तो और क्या बच गया इसके अंदर? सेंट्रोमियर। इसको जोड़ के रखेगा तो क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। ठीक है, बीच वाला। आगे बढ़े। टेलोमियर। टेलोमियर क्या होता है बाबू? गुणसूत्र के अंतिम सिरों को हम लोग क्या कहते हैं? टेलोमियर। टेलो का मतलब क्या होता है? पूंछ। टेलो का मतलब क्या होता है? पूंछ। जैसे टेलोफेज था ना, वैसे क्या होता है? टेलोमियर। तो टेलोमियर में गुणसूत्र के अंतिम सिरों पे क्या होता है? टेलोमियर होता है, अंतिम सिरों पर। ठीक है, ये देखो, अंतिम सिरे पर क्या कहलाएगा? टेलोमियर। ऊपर वाले हिस्से को भी टेलोमियर, नीचे वाले हिस्से को भी टेलोमियर। इसी में से अगर खींच के निकालेंगे तो क्या होगा? डीएनए। याद करिए, आपको हम बताए थे कि क्रोमोजोम्स के अंदर से ही खींच के जब निकाला था तो क्या निकला था? डीएनए निकला था। गोल गोल घुमा हुआ जिलेबी जैसा था, वो क्या था? डीएनए। और जब खींच के पूरा निकाल दिया तो जीन कहलाया। क्या कहलाया? जीन। है ना। और जीन को जब हिस्सा एक कर देंगे तो क्या कहलाएगा? जीन का हिस्सा जब एक हो जाएगा तो, जब जीन को एक जगह कर देंगे तो क्या कहलाएगा? डीएनए। डीएनए एक जगह हो जाएगा तो क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स एक जगह हो जाएंगे तो क्या किस में रहेंगे? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस एक जगह रहेगा तो कोशिका में। समझ में आ गया? चलो, तो इजी। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? सेंट्रोमियर पर स्थित वह स्थान जहां कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु जुड़ते हैं। स्प्लिंडर फाइबर बताए थे, स्प्लिंडर फाइबर जिस समय टूटते हैं, अब बताए थे कोशिका के अंगों के ऊपर लगता है और कोशिका के ऊपर भी लगता है, और जब तक वो नहीं लगेगा तब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो वो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। ठीक है, देखो ये काइनेटोकोर है, इसको देखो विभाजन कर रहा है ना। अरे वो क्या है? स्प्लिंडर फाइबर। ऐसे ही उसके ऊपर तर्कु तंतु लगता है, धागा। और ये है सेंट्रोमियर, लास्ट का हिस्सा क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। और ये क्रोमोटिड्स, ये क्रोमेटिड्स है, ये सेंट्रोमियर है, अलग हो गए हैं। और ये सिस्टर कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका? सिस्टर कोशिका। दोनों सिस्टर थी। एक मदर सेल से दूगो डॉटर सेल बना तो क्या कहलाएगा? उसको सिस्टर सेल नहीं कह सकते हैं। तो दूगो बहनें क्या कहलाएगी? सिस्टर नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया ये वाला? फोटोस भी दिखाती है। आगे बढ़। गुणसूत्रों की संरचना। गुणसूत्रों की संरचना महत्वपूर्ण रचनात्मक भाग है इसमें। क्रोमेमिया, क्रोमोनीमिया, क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा प्रत्येक क्रोमेटिड में दो धागे जैसे कुंडलित रचनाओं में से बना होता है, जिसे क्रोमोनीमा कहते हैं। ठीक है, दो धागों से बना होता है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा। आगे बढ़ते हैं। चार क्रोमोनीमा। एक गुणसूत्र में कुल कितने क्रोमोनीमा होते हैं? चार। सेंट्रोमियर, इसमें प्राथमिक संकुचन भी होते हैं, यह कोशिका विभाजन
के एनाफेज चरण में तरकु तंतुओं, बताए थे आपको, एनाफेज में ही क्या बनता है, स्प्लिंडर फाइबर बनता है, और ये जुड़कर गुणसूत्रों की गति को नियंत्रित करता है। कितना गति होना चाहिए, एक के बार में 4 को तो नहीं ना बन जाएगा क्रोमोजोम्स, जितने क्रोमोजोम्स टूटे हैं, मतलब जितने क्रोमोजोम्स चाहिए, मतलब 46 क्रोमोजोम्स चाहिए तो 46 को ही बन के टूटेगा। ठीक है, इसके लिए ये सेंट्रोमियर काम करता है। द्वितीयक संकुचन में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोस होता है, संगठन होता है, और इस न्यूक्लियोस संगठन भी कहते हैं क्योंकि यहीं से नए केंद्रिक यानी केंद्रिक का निर्माण होता है, यानी न्यूक्लियस का निर्माण होता है यहीं से। सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है, क्योंकि कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं, वही तो कंट्रोल कर रहा था ना। देखो क्या होता है, सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट होता है, देखो किताब में देखो सैटेलाइट, जो ऊपर साइड में है सैटेलाइट, सैटेलाइट देखो इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। लाइट जलता है, हाँ गधा, लाइट जल रहा है रे, सैटेलाइट है वो। जैसे वो कॉकरोच के ऊपर कैसे रहता है एंटीना, इसी तरह ये भी है सैटेलाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। सैटेलाइट के ठीक नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, क्रोमेटीन। तो देखो द्वितीयक संकुचन के बाद गुणसूत्रों के अंतिम सीमे पर जो गोल जैसी संरचना पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट कहते हैं। यह है सैटेलाइट। ठीक है, गोला भी लगा दिए हैं, कौन है सैटेलाइट, तुम लोग पहचान जाओ इसीलिए गोला लगा दिए हैं। आगे देखो, क्रोमोमियर, क्रोमोमियर क्या होता है, मियोसिस के प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिड पर मन के, अब बताओ तुम लोग को ये प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज नहीं बनाए होते तो ये समझे में नहीं आती, सर प्रोफेज क्या है, पहले से बता दिए थे ना प्रोफेज। हम जानते हैं कहाँ पे क्या पढ़ाना है और कहाँ पे समझ में आए, पहले से एनाफेज पढ़ा दिए थे। एनाफेज वाले सिरे में कौन सा, देखो तो एनाफेज वाले हिस्से में कौन सा हो रहा था, कहाँ गया, ये रहा सेंट्रोमियर, कौन सा फेज में, एनाफेज, और सैटेलाइट, और इसके बाद कौन सा आपका क्रोमोमियर। क्रोमोमियर में क्या होता है, प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिड पर मन के यानी बीज जैसे छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन कण, देखो ये दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई दे रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन कण, ये पूरे के पूरे प्रोटीन बनते हैं ऐसे ही। ये देखो ये किताब में दिया होगा आप लोग का पूरा है को, बड़ा सा दिया है देखो, हम बस इसको ऐसे लगा दिए हैं बाबू, तो लोग किताब में जे टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा कर ऐसे लिख देंगे तो कैसे कहलाएगा, जे नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोग के कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर है ऐसा चित्र, समझ पा रहे हो कितना जटिल हम लोग का शरीर बना है, कितनी जटिलता से धन है ऊपर वाला बनाया इतना खतरनाक। हाँ, धन है। आगे देख, वो देखते हैं गुणसूत्र का, आवाज सुन, देख आवाज सुन, आवाज हो रहा है इसमें, हवा बह रहा है गुणसूत्र के रासायनिक अवयव कौन है, केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन है, देखिए गुणसूत्र संख्या के रूप में प्रोटीन, इसमें क्या मिलता है हम लोग को, प्रोटीन, नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, और खनिज तत्वों से बना होता है गुणसूत्र। इसमें प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के, 2। एक तो होता है हिस्टोप्रोटीन और एक होता है नॉन हिस्टोप्रोटीन। हिस्टोप्रोटीन में 45% इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, आर्गिनिन होता है, लाइसिन होता है, और हिस्टोटीन अमीनो एसिड होते हैं। ये 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से, आर्गिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग का पूरा जो क्रोमोजोम्स है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना है, और उसमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से मिलकर बना है। तो आरएनए डीएनए भी क्या हो सकता है, वो एमिनो एसिड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एमिनो एसिड। कितने परसेंट पाए जाते हैं, 45%। इसमें कितना परसेंट, 5%। इसमें ट्रिप्नोफेन और टाइरोसिन होते हैं। इसमें नॉन हिस्टोप्रोटीन जो होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, 2 तो 5% होता है, ट्रिप्नोफेन और एगो टाइरोसिन होते हैं, जिससे मिलके क्या बनता है, प्रोटीन, और इस प्रोटीन से क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। ठीक है, बड़ा होता है गुणसूत्र। ठीक है, फिर इसी से प्रोटीन से मिलके ही बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय अम्ल जो होते हैं ये कितना परसेंट, डीएनए 45%, आरएनए 5%। तो उधर 50% हुआ था, इधर 50%, 45 और 5,
और उधर 45 और 5 अमीनो अम्ल जो मिल रहे थे 3 गो, उसमें 45% था, और जो नॉन सेंट्रिक था वो किसमें 5% था। 45% और 5% 50% हो गया। इधर से नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं 45%, आरएनए में पाया जाता है 5%। इसीलिए हम लोग का शरीर दिखाई देता है, नहीं तो हम भी लोग दिखाई नहीं देते हैं अगर आरएनए रहता तो। समझ में आया? हम लोग सब के सब किस में है? यूकैरियोटिक सेल है। यू ऑल यूकैरियोटिक सेल। और जो दिखाई नहीं देते उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बनता है? आरएनए। आरएनए जल्दी बन जाता है कि डीएनए? आरएनए जल्दी बन जाता है। डीएनए तो डबल हेलिक्स बनने में टाइम लगता है। बुझाया? इसीलिए हम लोग के शरीर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डीएनए। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज की संख्या कितनी है? राइबोज कितना बड़ा है? राइबोसोम बड़ा है अगर तो यूकैरियोटिक सेल, और अगर छोटा है तो प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, राइबोसोम समझ में आ गया? यूकैरियोटिक सेल 80s और 70s में क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो डीएनए कितने प्रकार की? डीएनए कितना? 45%। यह मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बिना किसी बड़े जीव का उत्पत्ति नहीं हो सकता। डीएनए के बिना छोटे जीव की ही उत्पत्ति हो सकती है जिसमें आरएनए रहेगा। जैसे कोरोना वायरस से कोरोना वायरस, उसमें क्या रहेगा? आरएनए। लेकिन अगर गधा से गधा होगा तो का बच्चा डीएनए उसमें रहेगा ज्यादा। क्या? डीएनए। पंछी का पंछी डीएनए। ऐसा थोड़ी है कि पंछी की जगह पे क्लोक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना? इसमें क्या पाया जाएगा? तुम्हारे अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए की आरएनए? आरएनए पाया जाता तो दिखाई देता? पक्का वायरस है। अरे तो उसी के तरह लक्षण हो गया ना, वायरस का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इनविजिबल हो जाएगा। तो जो आज नहीं आए हुए हैं वो कौन है? आरएनए। जब आ जाएंगे दिखाई देंगे तो क्या कहलाएगा? डीएनए। डीएनए होता है। अन्य घटक क्या होते हैं? खनिज आयन। इसको ध्यान से देखो। खनिज आयन कैल्शियम में Ta++ होता है, और मैग्नीशियम में Mg++, और आयरन में Fe++। यानी आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत है, Fe++। ठीक है, समझ में आया? इसको याद रखना है, आयरन में इतना ज्यादा पाएगा, याद रखना। कैल्शियम में Ca++, मैग्नीशियम में Mg++, और आयरन में Fe++। ठीक है, ट्रिपल+। अच्छा, नोट देखिए, नोट। डीएनए अणुओं को कैल्शियम आयन जोड़ने का काम करता है। डीएनए के जो अणु होते हैं ना, अणु एटम्स, वो एटम्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जोड़ने का काम करता है डीएनए का। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन युक्त भस्म कौन होता है? बेस। प्यूरिन होता है एडनिन और ग्वानिन, बताए थे, एडनिन और ग्वानिन। अब पायरेडमीन क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और फास्फोरिक अम्ल में पेटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर? पेटोज शुगर, जिसको 5C शुगर भी कहते हैं। 5C शुगर भी कह सकते हैं। अब डीएनए आरएनए किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर से मिलकर बना हुआ है ना। अरे बाबू, शुगर नहीं बताए थे? शुगर जो है वो दूगो, डीएनए और आरएनए। तो शुगर कौन सा? 5C शुगर। उसको क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल नहीं बताए थे? न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस, देखो शुगर और नाइट्रोजन बेस, तो शुगर में कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर। ठीक है। देखो प्यूरिन एंड पायरेडमिन, तो प्यूरिन पायरेडमिन में प्यूरिन में रहेगा एडनिन ग्वानिन, और साइटोसिन और थाइमिन किस में रहेगा? पायरेडमिन में रहेगा। चलो आगे देखते हैं। क्रोमेटिन और कोशिका विभाजन कैसे होता है? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, केंद्रिका जालिका को ही क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। ध्यान से देखो, केंद्रिका, केंद्रक जालिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रेटिकुलम को ही क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। ये अभी एमसीक्यू आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, ध्यान रखना। यह डीएनए और हिस्टोप्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और एक तो हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और एक तो हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है यह कुंडलित और मोटा होता है।
यह डीएनए में अधिक होता है और मुख्य कार्य क्या है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर, जैसे एक का डीएनए दूसरे डीएनए में, दूसरे के डीएनए तीसरे डीएनए में, ऐसे बदलते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर कहलाते हैं। इसका कार्य है क्रॉसिंग ओवर करना, डीएनए के अंदर होता है। और ये वाला जो होता है डीएनए में क्या होता है, कम होता है। यह कसकर कुंडलित होता है। और ये कैसे होता है कुंडलित, एकदम फैला फैला होता है। इसका कुंडलित जो होता है मोटा होता है और फैला रहता है। जो केंद्रक जालिका पाया जाता है ना, इस केंद्रक जालिका में डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो दो प्रकार के, यूक्रोमेटिन डीएनए में ज्यादा होता है और हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए में कम होता है। यह कुंडलित और मोटा होता है और यह शर्करा कसकर कैसा होता है, कुंडलित होता है। इसका काम क्या है, एमआरएनए के निर्माण में भाग लेना। एमआरएनए, अब आरएनए भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जितना आप खाना खाते हो ना, सुनो, हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, उसकी पहचान में कौन सा प्रोटीन है, कितना एमिनो एसिड चाहिए, 20 एमिनो एसिड। कितने एमिनो एसिड, 20 गो एमिनो एसिड मिलके 1 ग्राम प्रोटीन बनाता है। और जब तक शरीर को प्रोटीन नहीं लगेगा तब तक शरीर बड़ा नहीं होगा। इसीलिए 10 गो एमिनो एसिड ऑलरेडी भगवान हम लोग के अंदर इनबिल्ट करके भेजा है। और 10 गो एमिनो एसिड हम लोग को खाने से चाहिए होता है। किसे, खाने से। तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 एमिनो एसिड। टोटल 1 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एटीपी की जरूरत होती है, 38 एटीपी की जरूरत होती है। उसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है। और इसमें काम कौन करता है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है ना, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है, देखो, एमआरएनए का जब निर्माण हो जाता है, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, हम लोग खाना खाने के बाद जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन लगा, जो भी फैट लगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट लगा, जो भी खाना खाते हैं इसमें सब चीज रहता है। लेकिन इसमें कोई हाई प्रोटीन का होता है, जैसे सोयाबीन क्या है, हाई प्रोटीन का मतलब खाद्य पदार्थ है। पनीर क्या है, हाई प्रोटीन का खाद्य पदार्थ है। तो उसमें से ना प्रोटीन निकाल कर अपने पास रख लेता है। 10 गो प्रोटीन आएगा ऊपर से, खाना लेके बेटा रख लो भाई। ऊपर से खाना लेके कहाँ से आएगा, खाना ऊपर से खाएंगे तो पेटे में ना जाएगा, तो कहाँ से जा रहा है खाना, इधर से। और खाना पेट में जाके पच जाता है ना, तो ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड में घूमते रहता है एमआरएनए, कहाँ है प्रोटीन, कहाँ है, पकड़ो। एगो प्रोटीन पकड़ के रख लेगा, ठीक है। फिर और एगो आएगा, वो लगता है बर्गर पिज्जा चाउमीन एकदम खतरनाक खाया है, लाओ 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 प्रोटीन लाओ, लाओ प्रोटीन। सब प्रोटीन ला के 10 गो जुगाड़ कर लेगा। कितने प्रोटीन, 10 को, 10 गो जुगाड़ कर लिया। अब बताओ, अब ये एमआरएनए डायरेक्ट कहाँ चल जाए, आरआरएनए के पास, तो बीच में और जितना खाना खाएंगे वो तो सब छूट जाएगा। तो एमआरएनए पकड़ के 10 गो प्रोटीन उठा के लाके किसको दे देता है, टीआरएनए। टीआरएनए को ट्रांसवर्स आरएनए कहते हैं। ये ट्रांसफर करता है, प्रोटीन का क्या करता है, ट्रांसफर। और टीआरएनए उठा के लिया के किसको दे देता है, आरआरएनए। किसको, आरआरएनए। तो आरआरएनए के पास जाके जमा रहता है और आरआरएनए राइबोसोम को जाके देता है। राइबोसोम बेचारा आराम से सुतल रहता है, आई जाके बोलता है, ए चाचा उठिए, प्रोटीन लेके आए हैं। आरआरएनए क्या बोलता है, प्रोटीन लेके आए हैं, अच्छा अच्छा प्रोटीन लेके आए हैं, आज एकदम बढ़िया तरीके से। आज किसी का बहु भात था तो खाया था एकदम बढ़िया से, बिरयानी उरियानी, तो अब इसमें से लेके आए हैं। क्या बोलते हैं, बोलता है क्या करेगा इतना प्रोटीन, प्रोटीन रख लीजिए, क्या दिक्कत है, उसको जमा दीजिएगा। तो कोई कोई देखना प्रोटीन इतना ज्यादा होता है बच्चे का, एकदम मोटा ताजा होता है, एकदम खतरनाक होता है एकदम, ठीक है। किसी किसी का प्रोटीन जमा हो जाता है। तो मम्मी का जो दूध पीता है एकदम खतरनाक, एकदम देखना उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वही 4 किलो 5 किलो का पहले ही हो जाएगा, लेकर धोधर टाइप का रहेगा, बाप रे बाप जेसीबी उठाई ले हैं हम, ठीक है। तो यार इस तरीके का लगता है, एकदम मोटा ताजा होता है, एकदम खतरनाक होता है। कोनो कोनो बचवा लोग आ देखना एकदम डुलडुला टाइप का होता है। कोई कोई जो डब्बा वाला दूध पीता है ना, वो देखना डुलडुला होता है। और कोनो कोनो चालाक होता है, अगर उसको मतलब पलंग से नीचे उतरना है तो सबसे पहले पैरवा से फेंक फेंक के ना तकिया फेंकेगा नीचे, और देखेगा कि तकिया गिर गया है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो रोएगा एकदम, भाई रे हम गिरे वाला बानी, ठीक बा।
और उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा ना, तो पहले तकिया तो नीचे गिरा है तो हाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद पीछे से इसे पैर करके उसके बाद नीचे उतरेगा। और जैसे ही मम्मी को देख लेगा, बड़ा रोना चालू। ठीक है। अब कोनो कोनो बच्चा इतना खतरनाक होता है, दूध जैसे ही देख लेगा ना, डब्बा में दूध मिला है, बात तो पहले हट, तो पहले दूध दो पिए कि हमको भूख लगा है। ठीक है। खूब जोर शोर होता है। तो ये बच्चे लोग में प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर उसमें प्रोटीन नहीं बना दी, अगर हल्का हल्का बना ना, तो वही पतला दुबला रह जाता है। और कोनो एकदम भोदा टाइप का रह जाता है एकदम। भोदा मतलब एकदम गुलगुला तो है, मोटा ताजा तो है, गुलगुला, अब ब्रेन भी गुलगुला हो जाता है उसका। ठीक है। तो एगो एम आर एन ए हो गया, जिसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। एगो टी आर एन ए, जिसको ट्रांसवर्स आरएनए। और एगो आर आर एन ए, राइबोज आरएनए। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मैसेंजर लेके जाता है। और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स आरएनए, ट्रांसवर्स आरएनए। और इसको क्या कहते हैं, राइबोज आरएनए, राइबोज आरएनए। राइबोज आरएनए किसको देता है, राइबोसोम को देता है। और राइबोसोम क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। ठीक है। कितने आरएनए की जरूरत, कितना एमिनो एसिड की जरूरत, 20 एमिनो। 20 को ऑलरेडी हमारे शरीर में है, 10 को ऑलरेडी है, 10 को और लेना होता है। किससे, खाने से, खाद्य पदार्थ से लेना होता है। आगे बढ़े तो बोलो, नहीं बढ़े तब भी बोलो। बढ़ जाइए सर, बोलो हाँ बढ़ जाइए सर चलो। विभिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला कितना होता है, 8। चूहे में कितना होता है, 40। शेर बाघ बिल्ली में 38। भालू गोरिल्ला में 48। सब में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग है। गोरिल्ला का तुम्हारे जैसा शरीर होता है, क्या एकदम बड़का बड़का होता है, कितना को रहता है, 48। हम लोग में कितने रहते हैं, 46 को। दुइया को ज्यादा है तो कौन बोलेगा गोरिल्ला से कम है हम लोग हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज क्या थे, गोरिल्ला थे नहीं थे। कुकुर में देखो 78। 3 दिन 4 दिन का कुत्ता अगर लेके आओ, 3 दिन 4 दिन का, 5 दिन का, या फिर 10 दिन का कुत्ता लेके आओ, इतना मोटा ताजा लगेगा, ऐसा लगेगा कि 1 साल का कुत्ता है, 2 साल का। लेकिन 4-5 दिन का रहता है वो कुकुरवा लोग है, छोटका छोटका कुकुरवा नहीं होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ गया, 78 क्रोमोजोम्स है उसके अंदर, 78 क्रोमोजोम्स। मनुष्य में कितना होता है, 46। 23 जोड़े में, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम। 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम। एक जोड़ा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिसको ऑलोसोम कहते हैं। ऑटोसोम और ऑलोसोम। इस 22 जोड़े से क्या बनता है, 22 जोड़े से क्या बनता है, शरीर। और एक से बनता है, सेक्स क्रोमोसोम से बनता है, निर्धारण करता है, उसका लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, समझ में आया। ड्रेसोफिला 8 गो, नेट पे मार के देख लेना ड्रेसोफिला क्या होता है, नहीं कर लोगे तुम लोग, सर्च कर लेना। चूहा में कितना, शेर बाघ बिल्ली, शेर बाघ बिल्ली। शेर भी एक तरह दिखाई देता है ना, बाघ भी बिल्ली की तरह दिखाई देता है। अब बिल्ली भी तो बिल्ली की तरह दिखाई देता है। बिल्ली का थोड़ा बड़ा रूप क्या कहलाएगा, बाघ कहलाएगा। अब बघवा से बड़का रूप क्या कहलाएगा, शेर। शेर का कितना रहता है, 38 क्रोमोजोम्स होते हैं। सुनो, शेर के कितने क्रोमोजोम्स, 38। अब शेर को देखोगे ना, तो उसके सामने की तरफ जो बाल हुए हैं ना, बस उसी की वजह से वो शेर बुझाता है। नहीं तो वो कुकुर की तरह, बाल पूरा छील दो तो कुकुर की तरह दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन उसका एथिक्स पावर ना बहुत ज्यादा है, तगड़ा है। वो सोचता है कि इस जंगल में केवल राज किसका चलेगा, हमारा चलेगा। का एथिक्स बहुत खतरनाक है। इसीलिए जंगल का राजा कौन होता है, शेर ना तो वो चीते की तरह दौड़ सकता है, और ना हाथी की तरह बड़ा है। हाथी की तरह बड़ा है क्या वो, हाँ। और ना जिराफ की तरह लंबा है लंबा। और ना चीते की तरह तेज भाग सकता है। ठीक है। लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन कहलाता है, शेर कहलाता है। कुछ इस सब में उसका क्वालिटी कुछ मैच नहीं करता है। लेकिन उसका एथिक्स जो पावर है ना, मतलब कि शिकार अगर एक जोन को देख लिए ना, तो शिकार केवल उसी का करेंगे। ठीक है। इसलिए एथिक्स पावर क्या है उसका, ज्यादा है। समझ में आया, बहुत एथिक्स है उसका। देखो भालू और गोरिल्ला, ये लोग कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े से मोटे मोटे होते हैं एकदम। कितने होते हैं, 48। कुकुर तो 78 को, कुकुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कुकुर मतलब डॉग, कुत्ता मतलब कुकुर। मनुष्य कितना, 46। कितने होते हैं, 46। बताइए शुरू से बताइए। ड्रेसोफिला में 8, चूहा में, शेर बिल्ली बाघ किसमें, 38, भालू गोरिल्ला, कुत्ता में, कुत्ता में, मनुष्य में
22 को क्या होता है ऑटोसोम की ऑलोसोम, ऑटोसोम जिससे क्या बनी होती है काया बनी होती है। और लिंग निर्धारण किससे होता है एक क्रोमोसोम से, ठीक है, एक जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आ गया? इसको हटा के पूछे, बताइए ड्रेसोफिला कुत्ता में 78, कुत्ता में कितना, शेर बिल्ली बाघ, शेर बिल्ली बाघ गोरिल्ला में, अपन मानुष में 48, पर मानुष में कितना था, कुत्ते में, मनुष्य में 46, याद हो गया? ड्रेसोफिला, ड्रेसोफिला आगे बढ़े, चूहा में कटो, चूहा में 40 को। कोशिका विभाजन में भाग लेने वाले अंग, कोशिका विभाजन के समय अंग में सबसे सक्रिय भूमिका कौन निभाता है, केंद्रक निभाता है। यह विभाजन का मुख्य केंद्र स्थल है। विभाजन के समय केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों क्या होती हैं, अलग होती हैं। जंतु कोशिका में तर्कु तंतु होते हैं और पादप कोशिका में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, समझ में आया? जंतु कोशिका में क्या होते हैं तर्कु तंतु, एगो एस्ट्रल किरणें होती हैं और एगो क्या होता है तर्कु तंतु होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम विभाजित होता है और इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए तर्कु तंतु का निर्माण कोशिका द्रव्य के माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। पादप में भी तो कोशिका विभाजन होता है, जहां पे वो मर जाता है, जो मान लो कि पेड़ और है ना, उसको कोई काट कुट के निकाल दिया, मान लो कोई ऐसे गया, उसमें क्या बना दिया, ये बना दिया, ठीक। और इसी में देखना ऐसे तीर चला देता है, ठीक है। देख लो दिलो बनाने नहीं आ रहा, पान का पत्ता बन गया है, एक काम करते हैं पानी का पत्ते बना देते हैं ठीक है। इसी में देखना खरोच खरोच के नाम लिखता है, खरोच खरोच के नाम लिख देता है, लिखता है कि नहीं लिखता, ठीक है, खरोच खरोच के नाम लिख देता है, समझ में आया? तो उससे उसको भी तो तकलीफ होता होगा। अब इसको देखना फिर कई दिनों के बाद जाओगे ना तो ये भर जाएगा पूरा, फिर कौन हो जाएगा जोड़ा, आज जोड़ा जाके फिर से हम तुम्हारा नाम लिख दें, लिख दे, इतना बकवास बकवास सब होते हैं ना। उसमें पेड़ का क्या दोष है, उसमें पेड़ का क्या दोष है? अब जाता है एकदम बढ़िया तरीके से एकदम दिल बनाता है तो उसको भी दर्द होता है भाई, ठीक है, पेड़ के ऊपर नहीं बनाना चाहिए। तो उन लोग के अंदर जो वो बनाया गया है बढ़िया से, तो वो कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल से होता है उसका कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन, ठीक है। अच्छा राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण में करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना राइबोसोम का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, ऊर्जा बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना, बताए थे ना। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है 38 एटीपी और 38 एटीपी से 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज। नेक्स्ट कोशिका द्रव्य विभाजन, पादप कोशिका में प्लांट सेल प्लेट होता है और पैग्मोप्लास्ट का निर्माण होता है। इसमें विभाजन के समय दो पुत्री केंद्रिकों के मध्य सेल प्लेट होते हैं और इसमें फ्रांसो प्लेट सूक्ष्म तंतुमय संरचना होती है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बनाती है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदब्ध जालिका। क्विक रिवीजन कर लेते हैं धड़ाक से हम लोग कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन कारखाना किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, तर्कु तंतु का निर्माण सेंट्रोसोम जंतु में और माइक्रोट्यूब्यूल में पादप। तर्कु तंतु दोनों में बनाना जरूरत है ना, जैसे हम लोग में कोशिका विभाजन होता है ना, वैसे पादपों में भी कोशिका विभाजन, पादप का मतलब क्या होता है पेड़ पौधा, ठीक है। और बताओ फैग्मोप्लास्ट में क्या होता है, पादप कोशिका विभाजन में सेल प्लेट बनाने में मदद करता है, सेल प्लेट बनाने में सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मनुष्य के शारीरिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों को द्विगुणित संख्या कितनी होती है, कितने हैं 46। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य सेंटर में होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, कौन सा मेटासेंट्रिक, वी आकार का दिखाई देता है। अरे मेटा का मतलब होता है मध्य, म से मेटा, म से मध्य, हो गया। सेंट्रोमियर में गुणसूत्र में सबसे बीच में कौन होता है, बिल्कुल मध्य में सेंटर में, मेटासेंट्रिक। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ते हैं, हाँ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से जुड़ता है। नेक्स्ट है एक गुणसूत्र में कुल कितने क्रोमियम, 4 पाए जाते हैं। गुणसूत्र के किस भाग को न्यूक्लियो संगठन भी कहा जाता है, द्वितीयक संकुचन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र के मुख्य रूप में कौन सा क्षारीय प्रोटीन पाया जाता है, क्षारीय प्रोटीन
बेसिक प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोप्रोटीन, नॉन हिस्टोप्रोटीन, टिप्नोफेन या टाइनोसिन? कौन सा है? हिस्टोप्रोटीन 45%। बताए थे अभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर बताओ? चलो कॉपी में लिख के बताओ धड़ाक से। अच्छा नंबर दे दे के, नंबर दे के खाली आंसर करो। आप भी लोग करो, ऑनलाइन वाले जल्दी से करो, देखते हैं कितना जो उनका सही होता है। कैल्शियम Ca++। क्रोमेटिन का वह भाग जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन, यूको यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। के बाद पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के समय किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट का। भालू और गोरिल्ला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कितना? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र के अंतिम सिरों को डैश क्या कहा जाता है? टर्मिनल एंड्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर, टेलोमियर, क्रोमोमियर या मैट्रिक्स? कौन सा? टेलोमियर। बताए थे ना, जो पूंछ वाला इलाका होता है वो किसको कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। ये वाला। माइटोसिस के दौरान गुणसूत्रों का लंबवत आधा भाग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोसिस के दौरान गुणसूत्रों का लंबवत आधा भाग क्या कहलाता है? लंबवत आधा भाग। क्रोमेनिमा, क्रोमेटिड, जीन या सैटेलाइट? कौन सा? क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। गुड, क्रोमेटिड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल या जे आकार के गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? हाँ, सब मेटासेट्रिक। गुड, सब मेटासेट्रिक। गुणसूत्रों के चारों ओर स्थित बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेलिकिल। अभी पढ़ाए थे पेलिकिल। मियोसिस के प्रोफेज अवस्था में दिखने वाली मनके जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं? मनका जैसा दिखाई देता है, गोल गोल। हाँ, क्रोमोमियर। गुड। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? 3 नंबर पक्का। 45% डीएनए, 5% आरएनए। गुड, शाबाश। तो लोग को तो याद है। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त भस्म प्यूरिन श्रेणी का है? प्यूरिन श्रेणी का, प्यूरिन, प्यूरिन। थाइमीन, साइटोसिन, एडनिन या यूरेसिल? एडनिन पक्का, प्यूरिन है। 3 नंबर एडिनिन, वही तो एडिनिन, एडिन है प्यूरिन श्रेणी का। अरे प्यूरिन और पायरेडमिन नहीं था रे गधा ये लोग। एडनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोस। एडनिन गुआनिन किसका है? प्यूरिन का हिस्सा है। एडनिन हो जाएगा। एडनिन और कौन रहता है? गुआनिन रहता है। गुआनिन तो दिया नहीं है। गुआनिन दिया है ऑप्शन में, तो किसको सही करेंगे? तो बोलती क्या नहीं? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी कौन प्रदान करता है? ऊर्जा कौन लेके आता है? कितना है एटीपी? कितना प्रोटीन? 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है? 1 ग्राम प्रोटीन। 10 गो ऑलरेडी। 10 गो किससे मिलता है? कौन लेके जाता है प्रोटीन को? कौन पकड़ के रखता है? एमआरएनए। लेके जाता कौन है? देता किसको है? आरएनए किसको देता है? किस चचा को दे देता है? राइबोस आरएनए। राइबोसोम को ना देता है? राइबोसोम चचा। क्या क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। खत्म। कोई किसी को दिक्कत किसी प्रकार के? किसी को दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया सभी कोई को? तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अभी रखिए मत, अभी सुनाना है, ठीक है? हो सके तो लिख के भी दिखाना है। ये क्या कहते हैं, यही बधाई करता है, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री सुना दीजिएगा। एक कारण बता दीजिए, हाँ 2-3 को कारण बता दीजिए, बस हो जाएगा। हाँ, कितने कारण थे? 6 को कारण थे, 3 को कारण इस साइड था, 3 को कारण इस साइड। चलिए, याद है सभी कोई को? अब ऑनलाइन वाला लोग कैसे टेस्ट देगा? ऑनलाइन वाले लोग टेस्ट दे देना घर में बैठ के ईमानदारी से। नहीं अगर टेस्ट दिया तो तुम लोग का
हम गुस्सा हो जाएंगे, फिर कैमरा में घुस के मारेंगे, बता दे रहे। रात में सपने में आएंगे, एकदम थूर के दुखरना हर लेंगे, ठीक है। इसीलिए ऑनलाइन वाले लोग भी बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। ये सब मेहनत आप लोग के लिए ही हो रहा है, एकदम बढ़िया से, ठीक है। बताइए कौन कौन से विद्रोह के बारे में पढ़े थे? 4 को विद्रोह पढ़े थे। सबसे पहला विद्रोह कौन था, उसका नेता? दुर्जन सिंह, है ना। इसमें का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अभी लोग को थूर ले, उसके बाद